So hey guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to discuss about heredity and evolution of class 10 NCERT chapter number 9. तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिकोड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, जो कि है हमारा हेरेडिटी और एवोल्यूशन वाला सेक्शन। तो जैसा कि हमारा ये रैपिड रिवीजन सीरीज का 4th लेक्चर है, तो ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे सारे चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री। और इसके बाद अगर हमारा ये हो गया तो हम कंप्लीट, जैसे कि हमने कंप्लीट केमिस्ट्री की भी सीरीज ला दिया है, उसके बाद हम लाएंगे कंप्लीट बायोलॉजी की सीरीज। उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर के डिटेल से, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम हेरिडिटी। तो जैसा कि कई बच्चे जानते हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन, तो जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन है, तो इससे हमारा एवोल्यूशन पार्ट रिमूव कर दिया गया हमारे सिलेबस से। ये हमारा 2 साल पहले भी हो गया था, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से पढ़ लेते, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेरिडिटी होता क्या है, देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो मतलब एक कैरेक्टर को हम लोग यहाँ से ट्रांसफर, जैसे एक हमारा पेरेंटल जनरेशन है, उससे हमने किसी और जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर किया, तो इसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स है बेसिक से, और कुछ थ्योरीज की पार्ट है जो हमारे इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड एग्जाम के आने, मतलब आने टाइम पे। और ये पूरे चैप्टर का डिकोड समरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वेरिएशन से। तो वेरिएशन क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जब हम लोग रिप्रोड्यूस, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके टाइम पे रिप्रोड्यूस करने पे ऐसे एकदम सिमिलर नहीं होगा। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल लो। हाँ, एक आपने डॉग लिया। अब अगर डॉग रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके जो यंग वंस होंगे, तो वो क्या होंगे, वो एकदम सिमिलर नहीं होंगे, उनमें कलर कुछ मिसमैच आएगा। एकदम कंप्लीट एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के वो। तो जो चेंजेस आते हैं वो वेरिएशंस होते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो वेरिएशन होते हैं। अब पूछता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई इज वेरिएशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वेरिएशन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा, तो जो हमारे एडाप्टेबिलिटी का चांस होता है, वो एडाप्टेबिलिटी होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी चीज को एडाप्ट कर लो नेचर से। अगर नेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आप 30 डिग्री पे सर्वाइव करो। अगर 40 डिग्री है तो 40 पे सर्वाइव करो। तो ये जो सर्वाइबिलिटी के चांसेस होते हैं, ये हमारे वेरिएशन के थ्रू ही हमें मिलते हैं। तो वेरिएशन हमारा इस बेसिस से इंपॉर्टेंट है। मेरे बोर्ड्स के टाइम पे इससे 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, इस वजह से आई वॉज गेटिंग ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड कुछ ऐसे सिमिलर टर्म्स होते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली आपके क्लास 10th लेवल पे आपके लिए हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सेम वर्ड्स हैं। मतलब आप हेरिडिटी को जो कहोगे वही इनहेरिटेंस भी होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द लोअर जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, वही जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, उन्हीं को इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। अब एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो जीन है। कई बार ऐसा सा एमसीक्यू आ गया है कि गिव मी द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारे किडनी होता है, और जो हमारे सेल होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, और हमारा जो कार्डियक मसल्स होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हार्ट होते हैं। तो वैसे ही हमारा जो जीन होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। मतलब जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे, मान लो इस जनरेशन से इस जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे जाएंगे, हवा में उड़ के तो जाएंगे नहीं। तो जब रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि फादर के जीन्स और मदर के जीन्स मिल के कंबाइन करके कुछ डोमिनेंट कुछ रेसेसिव होके जो चाइल्ड का जीन होता है उसको डेवलप करता है। इसी वजह से हमारे चेंजेस आते हैं। अब फिर जीन क्या फंक्शनल यूनिट है। फिर मेंडल्स वर्क। अब ये मेंडल कौन है, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इनके बारे में एक स्टोरी समझ लो। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे और इनके पास कोई काम वाम नहीं था, तो ये क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। तो किसकी फार्मिंग करते थे, पी प्लांट की फार्मिंग करते थे। अब पी प्लांट की फार्मिंग में एज इन्होंने काफी अच्छी एजुकेशन ग्रैब कर रखी थी मैथ्स की और साइंस की, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया पी के प्लांट पर। तो पी के प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, नोटिस किया सब कुछ। उसके बाद इन्होंने अपनी कंप्लीट थ्योरी दी और 3 लॉज दिए।
कौन कौन से लॉ से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों लॉज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेंडल कौन थे? एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था। ये जो हमारा हेरिडिटी चैप्टर है वो भी जेनेटिक्स पार्ट के अंदर में आता है। अगर आप क्लास 12 बायो से परस्यू करोगे तो आपका क्लास 12 का 4th पार्ट आई गेस जेनेटिक्स है। उसके बाद फिर जो 3 लॉज थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मतलब अगर दो जीन्स के कैरेक्टर साथ में प्रेजेंट है जो कि एक मदर से एक फादर से आया है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कोई एक जो उसमें से कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट करेगा और दूसरे को रेसिस्ट कर देगा। मतलब क्या होता है इसका? डोमिनेंट मतलब अपने आप को दिखाएगा। जैसे मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास दो फिल्म्स थी, एक प्लास्टिक की ब्लू फिल्म थी, एक प्लास्टिक की एकदम ऐसे कॉमन सी फिल्म थी। तो वो ऐसे ट्रांसपेरेंट थी। तो मैंने ब्लू फिल्म को जब व्हाइट फिल्म के आगे लगाया तब भी मुझे ब्लू कलर दिखा। तो यहाँ पे डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा दिख क्या रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है। ये हमारा जो प्लेन वाला फिल्म था वो सप्रेस हो गया, मतलब वो दिख नहीं रहा है। तो जो हमारा ब्लू हो जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा और जो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो रेसेसिव हो जाएगा। तो मतलब जो कैरेक्टर सप्रेस मतलब दिख जाते हैं उनको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं और उनको बाकी को रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा जो हमारा इंडिविजुअल नया आने वाला है, और रेसेसिव वाला रेसेसिव रह जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगला लॉ भी क्या एक्सप्लेन करेगा, इसका ये मतलब नहीं ये जो लॉ हमारा एक एक जो हमारा जीन है वो अगर रेसेसिव हो गया है तो ऐसा नहीं वो हमेशा ही रेसेसिव रहेगा। किसी किसी केस में वो भी डोमिनेट हो जाएगा, लेकिन उस जनरेशन में उसके आगे वाली कई जनरेशन के बाद। अब पढ़ते हैं हम लोग। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेग्रीगेट होना, मीन्स डिफरेंस। एक चीज से दूसरे चीज का डिफरेंस को हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? कोई भी एक जीन है, जैसे हमारे पास दो जीन थे, एक मदर से आया और एक फादर से आया हुआ। तो मदर का जीन और फादर का जीन आस पास में तो रहेंगे लेकिन वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं या फिर सेग्रीगेट करेंगे, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, वो आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब तीसरा जो लॉ है हमारा वो क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि अगर आपका कोई कैरेक्टर है, तो जैसे हमारे आई का कलर ले लो आप। आई का कलर मान लो मदर का ब्राउन था और फादर का ब्लू था। तो ब्लू वाला मान लो सप्रेस हो गया और ब्राउन वाला मान लो वो हो गया। अ, तो फिर क्या करेंगे उस केस में? जो हमारा जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को शो करेगा उसमें, वहीं पे जो रेसेसिव होगा वो क्या होगा? दब जाएगा। दब नहीं जाएगा इन द सेंस वो शो नहीं करेगा। उसके बाद फिर क्या होता है? जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो रेसेसिव के रहने से कोई भी उस पर जैसे अफेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने लिया कोई एप्पल का प्लांट, नहीं कोई एप्पल लिया, एप्पल के बगल में आपने कोई जैसे बनाना रख दिया या फिर ऐसे समझो कोई रैंसिड फूड रख दिया, कोई खराब फूड रख दिया। तो कई कई केसेस में क्या होता है? एप्पल भी रैंसिड पूरा खराब हो जाता है, एक साइड से खराब होने लगता है। वहीं पे अगर ऐसा केस हो कि एप्पल रखा हुआ है और उसके आगे कोई फ्रूट है, तो वो फ्रूट की वजह से कोई अफेक्शन भी नहीं हो रहा है एप्पल को। तो ऐसा ही कुछ केस होता है कि अगर आपके पास रेसेसिव जीन भी है, डोमिनेंट जीन भी है, तो आपका रेसेसिव वाला डोमिनेंट को कोई हार्म नहीं करेगा या फिर डोमिनेंट वाला रेसेसिव को कोई हार्म नहीं करेगा। मतलब अगर आपकी हाइट बढ़नी है तो हाइट बढ़ेगी, उसके अगर रेसेसिव के होने से ये नहीं होगा कि आपकी हाइट कम हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है? रेसेसिव ट्रेट्स क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो अपना कैरेक्टर शो करते हैं, और रेसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो अपना कैरेक्टर सप्रेस करते हैं या फिर शो नहीं करते। तो अब इसका क्या मतलब है? जैसे वही एग्जांपल लेते हैं। मम्मा का जो समझो एक एक बेबी है, उसकी मम्मा की हाइट है लगभग 5'5" और उसके पापा की हाइट है 5'9". तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो 5'9" होगा, क्योंकि हम लोग जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर, सबसे ज्यादा एक्टिव कैरेक्टर रहेगा उसी को हम लोग डोमिनेंट रखेंगे। फिर अब मम्मा की हाइट कम है, तो जो चाइल्ड होगा उसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा टॉल, मतलब वो टॉल होगा। भले उसके पास रेसेसिव कैरेक्टर एज शॉर्ट है, डॉर्फ है, लेकिन वो किसका कैरेक्टर शो करेगा? टॉल का। मतलब वो अपने एवरेज हाइट मतलब अपने पापा की हाइट तक तो जाएगा ही, उसके बाद भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉल है। अब इसके बाद कई कई केसेस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कई पेरेंट्स, एक पेरेंट्स मान लो पापा बहुत लंबे हैं और बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, पापा बहुत लंबे हैं और मम्मी बहुत छोटी है। इस केस में कई कई बार आप तो ऐसे कहोगे कि ये तो डोमिनेंट था, तो इसके केस में कैसे हो गया?
तो डोमिनेंट में भी जैसे एलील्स के पेयर होते हैं। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स पेयर होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स के। मतलब आपके पास मान लो कोई डोमिनेंट ट्रेट है, कोई रेसेसिव ट्रेट है, तो इन दोनों को अगर आप एक साथ रखोगे, एज यू नो कि हमको एक साथ रखना पड़ता है दोनों को, तो वो जो पेयर बनता है दोनों के मिलने से, उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। तो एलील का पेयर मान लो पापा का एक, तो देखो एक के साथ, उनके साथ रेसेसिव भी है और मम्मा का दोनों रेसेसिव है, तो मान लो वो रेसेसिव वाला मिलकर रेसेसिव रेसेसिव 3 रेसेसिव होगा, तो ये डोमिनेंट कर जाएगा, तो जो चाइल्ड होगा वो शॉर्ट या फिर डॉर्फ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ केसेस आते हैं उस केस में। फिर अब जैसे कुछ ट्रेड्स होते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। जैसे अभी हमने इनहेरिटेड पढ़ा, एक्वायर्ड ट्रेड्स भी होते हैं। एक्वायर्ड मतलब हमें इन्वायरमेंट से वो मिला हुआ है, जैसे कि हमारी फिजिक मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी, जैसे कि वर्कआउट आप हैवी वर्कआउट कर सकते हो, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको जो प्रोजेनी है वो भी हैवी वर्कआउट कर पाएगी, क्योंकि एज इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोजेनी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का हमारा जो कंसेप्ट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिससे कि एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आते हैं। सो बी केयरफुल। अब हाँ, मैंने ये फिल नहीं किया, भूल गया शायद। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मान लो हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, तो दो पेरेंट्स कौन कौन से हैं? ये F1 जनरेशन है, इसको लिख लो F1 जनरेशन। उसके बाद मान लो यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर थे और ये आपकी ग्रैंड मदर, तो ये एकदम टॉल थे और आपकी ग्रैंड मदर एकदम डॉर्फ थी। डॉर्फ नहीं मतलब शॉर्ट, समझ लो। फिर इनका एक कैरेक्टर यहाँ आया, देखो कैपिटल जी, और इनका एक कैरेक्टर यहाँ आया स्मॉल जी, तो इनके दोनों के मिलने से एक पेयर बना जिसको हम लोग अलील बोलेंगे। तो अलील का पेयर मान लो ये आपके फादर का कैरेक्टर है। अब फादर मदर भी मान लो आपकी ऐसे ही है, सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसा पी प्लांट के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई पी प्लांट था, वो प्योर टॉल, कोई प्योर टॉल पी प्लांट था, मतलब कोई पी प्लांट था वो एकदम लंबा था और एक पी प्लांट था एकदम छोटा सा था। उन दोनों का हमने क्रॉस कराया। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी जान लो पी प्लांट की, ऐसे क्वेश्चन अभी बताने वाला था मैं, क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा कि जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी कराता है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो यहाँ पे जो हमारा टॉल पी प्लांट था उसके साथ हमने शॉर्ट यानी डॉर्फ पी प्लांट की क्रॉस कराई। उसके बाद हमें एक प्रोजेनी मिली जो कि क्या थी? टॉल थी, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है, क्योंकि इसका एक एलील के पेयर में क्या है? एक हमारे पास सप्रेस कैरेक्टर भी है। अब ऐसे ऐसे मान लो दो हमने ले लिए, अब दोनों को आपस में क्रॉस कराया, अब हमें क्या मिलेगा? अब हम कुछ ऐसा सा टेबल बनाएंगे क्रॉस कराने के लिए। ये था हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, अब यहाँ पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो नहीं, ऐसे देख के सामने लिखते जाओ। ये जी था, ये जी था, तो क्या बनेगा? कैपिटल जी कैपिटल जी। यहाँ कैपिटल जी था, कैपिटल जी लिख लो, यहाँ स्मॉल जी था, स्मॉल जी लिख लो। फिर यहाँ पे स्मॉल जी था, स्मॉल जी लिख लो, कैपिटल जी था, कैपिटल जी लिख लो। लेकिन आप प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे कैपिटल पहले लिखोगे, स्मॉल बाद में लिखोगे। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर स्मॉल जी था, स्मॉल जी था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल। तो जहां जहां कैपिटल होगा वो लोग क्या होंगे? टॉल होंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो कैपिटल नहीं है, तो मैंने बताया कि जो पेयर ऑफ अलील होते हैं उसमें एक रेसेसिव भी होता है। आप कहोगे यहाँ तो रेसेसिव नहीं है, हाँ, लेकिन जो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट तो देखो मैंने अभी क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी जो कैरेक्टर होगा वो किसी को सप्रेस नहीं करेगा, किसी को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो मतलब क्या, ये तो एक्सप्रेस करेगा, एकदम टॉल करेगा प्रोजेनी को, ये भी एकदम टॉल करेगा प्रोजेनी को। लेकिन हाँ, हो सकता है इनके आने वाली, जैसे इनके आने वाली ऐसे ही ना, कुछ ये दोनों इनके आने वाली प्रोजेनी में कोई एक ऐसा डॉर्फ भी वो हो। तो देखो यहाँ पे स्मॉल जी मतलब ये क्या है? प्योर डॉर्फ है, मतलब ये कितना भी अब कोशिश कर ले ये छोटा का छोटा ही रहेगा। उसके बाद फिर प्रोजेनी कैसे थे? दोनों टॉल थे, भले प्योर टॉल नहीं थे, टॉल थे। लेकिन हमें इन दोनों के सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोजेनी कैसे मिली? एक हमें प्योर टॉल मिली और दो हमें टॉल मिली और एक हमें डॉर्फ मिली। अगर हम ऊपर ऊपर से फिजिकल देखें तो फिजिकल हमें 3 टॉल मिले, 1 डॉट मिले। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा हमारा 3:1। अब 3:1 क्यों? 3 हमारे पास टॉल है और एक हमारे पास डॉर्फ है। वहीं पे जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो होगा, जेनेटिक्स के ऊपर, अगर जेनेटिक्स को देख के अगर हम रेशियो आइडेंटिफाई करें तो जेनेटिक्स को देख के रेशियो क्या होगा? ये हमारा प्योर टॉल है तो 1, फिर ये दोनों हमारे टॉल है, प्योर नहीं है तो 2, 1:2।
फिर हमारे पास ये 1 डॉर्फ है तो 1, तो इसका रेशियो क्या आया 1:2:1। ठीक है, तो ये हमारा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसी के साथ ये हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इससे कई बार कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज यू नो आई डिडंट सजेस्ट anyone to study any specific topic either to deduct anyone। नहीं, देखो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सारे टॉपिक्स वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सबके पास खुद का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो अब क्या पता बोर्ड्स में क्या आ जाए। कई लोग कहते हैं आई एम द लीकर ऑफ सीबीएसई। व्हाट इज सेंस ऑफ लीकर? इफ द क्वेश्चन इज रिपीटिंग फ्रॉम पास्ट 15 years, how you can say it will not come in next exam? How you can say? सो यहाँ पे लीकर विकर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बेसिकली आप एनालाइज करोगे पेपर, आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। हमें तो अभी 2 साल पेपर दिए नहीं हुआ, तो हमें अभी भी पता है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। हमने भी 5 साल के सैंपल पेपर सॉल्व किया, उसके बेसिस से हमें पता नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन रिपीट रिपीट आ रहा है, तो वो रिपीट इस साल भी आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि आपका वो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और पायरुविक एसिड का कुछ ऐसे चार्ट दिया हुआ, फ्लो चार्ट, तो उससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो वो अभी किसी ने कहा था अपने लेक्चर में, हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, तो हर बार आता है भाई, तो इस बार क्यों नहीं आएगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है जैसे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इससे भी हर बार का लिखा हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके वेरिएशन, हाउ इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या फिर सर्वाइबिलिटी ऑफ लाइफ। तो क्या इंपॉर्टेंट है अभी जस्ट बताया। फिर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई डज मेंडल यूज पी प्लांट। ये अल्टरनेटिव ईयर आया, तो आई डोंट नो कि आपके पेपर में आएगा कि नहीं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्या अगर मान लो बाई चांस इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, क्या आई एम द लीकर? नो भाई, आई एम हियर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, सो आई विल डू माई जॉब विद माई बेस्ट एफर्ट्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे दो कैरेक्टर, जैसे मोनोहाइब्रिड में मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर्स थे यहाँ पे हमारे पास, मान लो हाइट था। अब लेकिन यहाँ पे डाईहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स होंगे। दो कैरेक्टर्स कौन से, मान लो हमने कोई सीड का शेप ले लिया, सीड का कलर ले लिया, या फिर फ्लावर का कलर ले लिया, फ्लावर का शेप नहीं, फ्लावर का शेप क्या, टॉलनेस ऑफ प्लांट ले ली, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो समझो मान लो ये हमारे पास है टॉलनेस ऑफ कैरेक्टर, टॉलनेस का कैरेक्टर है, और ये हमारे पास शेप ऑफ सीड है। ये हमारे पास शॉर्ट है, और ये हमारा मान लो ये हमारे पास टॉल, वाई जो हमारा टॉल को डिनोट कर रहा है। फिर वहीं पे हमारा जो कैपिटल आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, राउंड सीड को, राउंड सीड को। वहीं पे जो हमारा स्मॉल वाई है वो किसको डिनोट कर रहा है, डॉर्फ को, डॉर्फ मतलब छोटा। फिर जो हमारा स्मॉल आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड। रिंकल्ड क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीड का रेगुलर नहीं इरेगुलर स्ट्रक्चर, एमीबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिख दिया हुआ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऐसे लाइन बना देता हूँ। हाँ, ये रिंकल्ड है, WRINCPLED, ठीक है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास दो, डाई मीन्स टू कैरेक्टर्स का जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसी को हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पक्का ये 4 नंबर का आएगा। देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मान लो हमारे पास दो कैरेक्टर्स थे, ये दो कैरेक्टर है एक साथ हमने क्रॉस करा है, तो इनकी देखो ये था मेरे पास, ये था, इनकी प्रोजनी बनी। अब कैसे प्रोजनी बनेगी, इसका वाई लिया, इसका वाई लिया, इसका वाई लिया, इसका वाई लिया, ऐसा नहीं होता है। तो अब ऐसा कैसे होता है, आप एक सिंपल ट्रिक याद कर लो, हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने याद कराया था 13 23 14 24, ये आप फॉर्मूला याद कर लो, 13 23 14 24, 1 3 किसको हम लेंगे 1, और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 1, इसका, ऐसे देखो। अगर आपको कोई कैरेक्टर लेना हो तो आप एक सेकंड, आई गेस आई हैव रोट समथिंग, 13 23 14 24, 1, ऐसे देखो 30, 1 2 3 4 5 6, ये गेस। तो देखो यहाँ पे हम इस y के साथ ये y क्रॉस कराएंगे, तो इस y के साथ ये y मान लो क्रॉस किया, हमारे पास ऐसे क्रॉस कराओ, डायरेक्ट आप क्रॉस कराओ मेरे पास जल्दी, हाँ ऐसे क्रॉस कराओ, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि इसका एक कैरेक्टर, इसका एक कैरेक्टर हमारे पास आएगा। और वहीं पे अगर आप कैपिटल R
और स्मॉल आर का क्रॉस कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर क्या आ जाएगा वाई वाई आर आर। तो हमारे पास रीजनिंग यही आई है। इसका थोड़ा सा डाउट है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन, इफ आई एम नॉट क्लेरिफाइड हाउ कैन आई एक्सप्लेन, ठीक है। फिर तो आप डायरेक्ट कैसे क्रॉस करा लो, कौन सा ये टफ है, इट्स सो इजी एंड सिंपल, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड का कराया, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्रॉस कराया, हमारे पास ये प्रोजेनी F1 जनरेशन F2 जनरेशन, यहाँ पे हमने क्या कराया था, यहाँ पे हमने क्या कराया था क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ भी हमने क्या कराया क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अब हम इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। ये हमारा F1 जनरेशन था, ये हमारा F2 जनरेशन है, इसके जैसे दो को हम लोग क्या कराएंगे फिर से क्रॉस कराएंगे, और जो आएगा हमारे पास यही आएगा। देखो अब हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, वाई वाई ऐसे रखो, तेरा, हाँ अब कैसे रखेंगे इसको, वाई आर ऐसे रखो, देखो इसका ऐसे रखो, कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कैपिटल, एक कैपिटल, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई, फिर से क्रॉस कराओ कैपिटल आर, तो ऐसे रखेंगे हम। इसके बाद जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर क्रॉस कैसे कराएंगे ये देखो आप, तो क्रॉस कैसे कराएंगे हम, ऐसा कुछ कराएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला के ही बेसिस पे करते हैं, अब ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ये क्या है 13 23 14 16, तो ऐसे इस पे हम नंबरिंग नहीं करते, वो मेरी माय बैड, आई वाज डूइंग रॉन्ग। हम लोग यहाँ पे F2 जनरेशन में नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, ये सीक्वेंस किसी को याद नहीं रहता, अगर आपको याद है दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन याद नहीं है तो वी हैव द ट्रिक। अब ये जो हमारा F2 जनरेशन आया, इस पे आप ऐसे रफली लिख सकते हो, या फिर किसी आप अपने पेपर पे लिख लेना अगर आएगा तो, 1 2 3 4। अब 13 23 फॉर्मूला क्या था, 1 3, पहले 1 3, 1 और 3 वाई आर, तो वाई आर पहले वाले में 1 3 वाई आर, ठीक है। फिर क्या है 2 3 स्मॉल आई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर 1 4 1 कैपिटल वाई स्मॉल आर, सही है। और फिर क्या है 2 4 स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर, और फिर इसी को सिमिलर देखिए आप यही रख दोगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सिमिलर आप रख दोगे। उसके बाद फिर आप इनका क्रॉस कराओगे, जैसे आप इससे कर रहे हैं, कैपिटल वाई दो कैपिटल वाई देंगे, फिर कैपिटल आर दो कैपिटल आर देंगे, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आई, एक कैपिटल रहेगा एक स्मॉल रहेगा, फिर अगर आप इनको ऐसे क्रॉस कराते जाओगे तो टोटल आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर अब इनमें से देखो कुछ डोमिनेंट होंगे कुछ रेसेसिव होंगे। अब क्या डोमिनेंट, जो हमारा कैपिटल होगा वो जिस भी केस में कैपिटल आ जाए वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जिस भी केस में स्मॉल आ जाए वो रेसेसिव नहीं हो जाएगा, वो अपने केस का डोमिनेंट हो जाएगा। और वो जैसे हमारे पास कैपिटल वाई क्या था टॉल, तो अगर जहां जहां कैपिटल वाई स्टार्टिंग में है वो सारे जो हमारे प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे, वहीं पे जहाँ पे स्मॉल है, जहाँ पे भी स्मॉल है, जैसे आप ये देख लो, 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 तो ये कुछ जो है हमारे, ये हमारे डॉर्फ हो जाएंगे, ये कुछ नहीं सिर्फ इतने ही डॉर्फ हो जाएंगे, 1 2 3 4 9:3:3:1, इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 9 हमारे टोटल लंबे कैरेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास देखो 9 है यहाँ पे, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, देखो यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर 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 कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पे स्मॉल वाई हो जा रहा है। तो हमारे पास 9 ऐसे हैं जहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, एक ही रहे कैपिटल, मतलब कैपिटल वाई एक ही रहे, दो है ना, तो कैपिटल वाई एक ही रहे कैपिटल आर एक ही रहे दोनों में से, लेकिन कैपिटल वाई और कैपिटल आर सेम ही होने चाहिए। एक ही मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल आर में से एक नहीं, एक दोनों वाई में से एक कैपिटल होना चाहिए, दोनों आर में से एक कैपिटल होना चाहिए, और दोनों रहे तो और भी अच्छी बात, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास 9 ऐसे हैं, फिर 3 कैसे हैं,
जहां पे कैपिटल वाई तो है लेकिन स्मॉल आर है, जैसे ये 1 2 और 3, तो हमारे पास 3 ऐसे हो गए। फिर 3 कैसे हो जाएंगे, 1 नहीं 1 2 3, यहाँ पे देखो कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पे कैपिटल वाई था लेकिन कैपिटल आर नहीं था, तो 3 3 ऐसे हो गए। 3 देखो 9 क्या थे, जहाँ पे कैपिटल वाई भी था कैपिटल आर भी था। 3 कैसे हैं, जहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाई है। 3 का कैसे हैं, जहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर है। और एक सिर्फ अकेला कैसा है, जहाँ ना कोई कैपिटल वाई है ना कोई कैपिटल आर है। तो ये बहुत स्पेशल केस है। और यहाँ पे जो हमारा सीड होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारा रिंकल्ड और डॉर्फ, मतलब ये पेड़ बहुत छोटा होगा और इसके सीड्स ऐसे कुछ, अभी मैंने रिंकल्ड स्ट्रक्चर बनाया था, इरेगुलर स्ट्रक्चर के होंगे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग आई गेस, which is sex determination. So I will clear one side of my board to explain this wonderful concept of sex determination. As I guess you have studied in earlier chapters such as reproduction. Reproduction में आपने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी I will explain again. तो क्या था हमारा टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे समझो अभी, हाँ जब कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो हमारे पास दो गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, वही होती है। हाँ, तो मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, मेल के पास हमारे एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होगा। अब इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएं तो क्रॉस मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो अब यहां से मान लो और यहां से मान लो, फिर इस y से मान लो और इससे। अब देखो इसका x आएगा और इसका हाफ ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं दोनों जनरेशन से, तो हाफ कैसे आएंगे, हाफ मान लो मेरे पास 4 उंगली है, मेरे पास 4 4 इधर 4 इधर, तो अगर हम फ्यूजन कराएंगे तो फिर हमको 4 ही बनाने हैं ना, तो 2 यहां से आएंगे और 2 यहां से आएंगे, तो इसके भी आधे आएंगे। मान लो एक टाइम पे x आ गया और इसका एक टाइम पे x आ गया, फिर इसका एक टाइम पे y आ गया और इसका एक टाइम पे x आ गया, क्योंकि इसके पास y तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, x और x के मिलने से x और x बनेगा, और x और y के मिलने से हमारे पास x और y बनेगा। अब खुद देख के बताओ, x x किसका है, फीमेल का ही साइन है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। और यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेल चाइल्ड, क्योंकि x और y किसका साइन है, मेल का। राइटिंग पे मत जाना, इतना तो सुंदर सुंदर बनाना पड़ता है, ऐसे लिखने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अब मेल चाइल्ड, तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रॉस जब हम कराते हैं आपस में, दोनों का क्रॉस जब कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद हमें प्रोजेनी मिलती है। अब कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है what is the probability of getting a male child or what is the probability of getting a female child. तो though the probability of getting male or female child is 50%, as we have seen here that आधे केस में मेल बन रहा है, आधे केस में फीमेल बन रहा है, मतलब बन रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर की, जैसे कि मैंने सब बता ही दिए। एक क्वेश्चन मेरा, जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था, व्हाई मेंडल यूज पी प्लांट, तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज किया, तो ही हैज यूज्ड पी प्लांट्स एज, आप देखो यहाँ पे क्यों चूज किया, अगर आपने मेरी डिटेल वन शॉट देखी है तो वहाँ पे मैंने काफी अच्छे से कुछ 5-6 पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक बार समराइज कर देता हूँ पॉइंट्स को। देखो जो पी प्लांट था उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, मतलब वो बहुत कम टाइम में ही अपनी पूरी जो साइकिल है लाइफ की वो रिपीट कर लेता था। फिर सेकेंड पॉइंट, उसके पास बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स थे, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है, मतलब वो कहीं पे टॉल भी था कहीं पे डॉग भी था, उसके सीड्स कभी रिंकल होते थे कभी राउंड होते थे, उसका जो वो था फ्लावर था, कभी वॉयलेट होता था कभी वाइट होता था, तो ऐसे विगरस से अलग अलग कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट थे। दैट्स व्हाई मेंडल प्रेफर्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंटली पी प्लांट। पी प्लांट का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, सटाइवम, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम। सो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा क्यों प्रेफर किया, क्योंकि जो पी प्लांट था ऐसे नेटिव प्लांट उनके पास था, सबसे मेजर है उनके पास नेटिव, एज मैंने बताया उनके इंट्रोडक्शन में कि वो गार्डनिंग किया करते थे। उस टाइम पे वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन के साथ साइंटिस्ट थे
जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पी की कल्टीवेशन होती थी और वो पी की कल्टीवेशन मेजरली इसीलिए करते थे ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट थी, वो बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स दिखाता था एट दी बहुत कम लाइफ स्पैन पे। So this was the lecture. I think this was important for you and have a nice day. Best prepare yourself and I guess I know you are preparing you are giving your best.